है ना। तो ये बात होती है भाई। अब आगे चलो, आगे क्या है भाई, इसने स्टार्क प्रभाव जीमान ने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन होता है। स्टार्क ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी यही होता है भाई, कि इन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के आसपास अपन विद्युत क्षेत्र को लेके आएंगे तो इनका भी विपाटन टूटना हो जाएगा। तो ये मॉडल इनको नहीं बता पाया। यह मॉडल एस परमाणु के स्पेक्ट्रम के अलावा किसी अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब अपना आ जाता है डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली ने कहा कि प्रत्येक जो कण होता है, कण दुनिया में कैसा भी कण हो, मतलब क्या हो, दुनिया का कैसा भी कण हो उसके साथ हमेशा एक तरंग संबंधित होती है, अर्थात द्रव्य यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। द्वैत प्रकृति मतलब कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तो किसी गतिशील कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग के में संबंध है ये लैम्डा बराबर 1/p। ये तुम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हो। डी ब्रोगली का सिद्धांत, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p। ठीक है, संवेग। अब देखो संवेग, क्योंकि लैम्डा समानुपाती होता है 1/p के, ये अपन जानते हैं, इसी डी ब्रोगली का ही सिद्धांत है। तो p क्या होती है, p बराबर संवेग होता है mv। ठीक है, तो लैम्डा बराबर h/mv होता है। कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। देखो अब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2mv²। अब मल्टीप्लाई कर दो m को और m को, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी 1/2m²v² भाई m। तो mv² क्या हो जाएगा, p²। और p की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, p बराबर h/λ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, h/λ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे कर सकते हैं। या फिर अपन यहाँ जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h/p। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2p²/m। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2kEm। तो इसकी जगह अपन यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/√2ke और m लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ फॉर्मूले अपन यूज ले सकते हैं। तो ये होता है डी ब्रोगली सिद्धांत, इतना ही है बस, और कोई नहीं है। अब इसने ये बताया कि डी ब्रोगली की जो है लैम्डा बराबर h/p है, ये भाई सबके लिए लागू होता है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि ग्रहों के लिए भी ये लागू होता है। अब देखो तुम कहोगे ग्रह के लिए कैसे लागू हो सकता है, पर ग्रह के लिए लागू तो होता है भाई। अब मेरी एक बात समझो, अब तुम्हें मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। कंफ्यूज कैसे करते हैं भाई, ग्रह होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। धरती की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर धरती की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, है ना, धरती की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तब भी काम करेगा क्या यार, मेरे को नहीं लगता करेगा। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो इसका जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा, ये छोटे कणों के लिए ही लागू क्यों होता है, कारण है इसका। देखो जितना संवेग ज़्यादा होगा उतना लैम्डा कम हो जाएगा। अब संवेग कम किसका होता है, तो संवेग होता है mv। m द्रव्यमान, द्रव्यमान 10⁻⁻27 kg के रूप में होता है। किसका, किसका होता है भाई, किसका होता है -27 भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का होता है कि नहीं होता द्रव्यमान। और जबकि इलेक्ट्रॉन का तो और भी कम होता है, 10⁻31। तो ये h होता है वो कितना होता है, 6 × 6.32 × 10⁻34। तो 31 लगभग सार्थक वैल्यू ले आते हैं। क्या ले आते हैं, सार्थक वैल्यू। तो इसलिए इनकी लैम्डा निकल आती है छोटे कणों की, पर बड़े कणों की लैम्डा निकाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतना अपन को समझ आ चुका है, बिल्कुल दिमाग में बात बैठ चुकी है बिल्कुल अच्छे से। तो अपन समझ गए ना, छोटे कणों के लिए ही लागू हो सकता है, बड़े कणों के लिए लागू होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू सार्थक आ ही नहीं पाती है, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। अरे अपना द्रव्यमान केजी में होता है, मेरा 50 kg,
इनटू कुछ मेरी गति होगी, संवेग मतलब मैं गति कर रहा हूँ 10 की स्पीड से कर रहा हूँ, तो 500 तो ये हो गया, ऊपर से 10⁻−34, तो इसको और ऊपर ले जाओ तो ये 37 हो गया 10⁻। इतना कम लैम्बडा दिख भी सकता है क्या भाई? सार्थक हो भी सकती है क्या? नहीं हो सकती लैम्बडा, इतनी कम लैम्बडा। लैम्बडा अगस्ट्रॉम में सार्थक हो सकती है, 1 अगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10 के रूप में अगस्ट्रॉम में सार्थक हो सकती है यार। 10 क्या 10 15 तक भी सार्थक हो जाए, पर -37 कहाँ सार्थक होगी यार? तो ऐसे डी ब्रोगली सार्थक नहीं। अब देखो बोहर और डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार सिस्टम क्या है? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन डी ब्रोगली कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार नहीं, वो वेव के रूप में चलता है, ऐसे वेव। उसने तो यही बताया कि लैम्बडा होती है h/p। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो लैम्बडा के रूप में होता है। लैम्बडा तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य वेव के नेचर में चलती है, वेव के नेचर में। तो अब इन दोनों को अगर अपन सार्थक करें तो बोहर का तो ये हो गया सिस्टम, लेकिन जो डी ब्रोगली है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है वृत्ताकार कक्षाओं में। चलता तो वृत्ताकार में है, लेकिन तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तो बोहर के अनुसार उसका MVR है वो NH/2π होता है। लैम्बडा इसके अनुसार है कि जो लैम्बडा है वो h/mv होता है। ठीक है, तो यहाँ से mv बराबर अपन ये लिख सकते हैं NH/2πr। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिखते हैं 2πr बराबर NH/mv। NH/n इलेक्ट्रॉन की कक्षा है कि किस कक्षा में? तो NH/mv या लैम्बडा बराबर h/mv होता है। n के लिए लिया जाए, है ना, h/mv होता है, तो h/mv की जगह अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2πr बराबर n लैम्बडा, ये लिख सकते हैं अपन। ये है इन दोनों में संबंध, 2πr बराबर n लैम्बडा। अगर r1 कहा तो n1, r2 कहो तो n2 लैम्बडा, r3 करो तो n3 लैम्बडा 3, n3 का मतलब 3 है, n2 का मतलब 2, तो 2 लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, 3 लैम्बडा 2 और 1 लैम्बडा 2, ऐसे इनको लिख सकते हैं। देखो अपन को क्वेश्चंस करने हैं, अपन को ये नहीं कहना है कि भाई बोहर का परमाणु मॉडल गलत है, डी ब्रोगली का सही है। अपन को संबंध निकालना है, पूछ सकता है वो, भाई संबंध सही गलत से मतलब नहीं है, अपन को तो निकाल देना है बस, अपन को तो निकाल देना है बस, इतना ही है बस। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैं कराऊँ क्या भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी है, जूल से संबंधित है, तो डी ब्रोगली तरंग ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा का अपन को फॉर्मूला पता ही है, लैम्बडा बराबर h/2 h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, ये वैल्यू इसकी है। सॉल्व करके आंसर लाना है 89,896.7 नैनोमीटर। और ये है ना साला नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका है ये, और आंसर भी भाई एग्जैक्ट आया था क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो डाटा होते हैं उनमें अप्रोक्स नहीं देती है एनसीईआरटी, अप्रोक्स देती नहीं है, वो एकदम बिल्कुल डेटा देती है। 196 दे देगी, 897 दे देगी, 890 दे देगी, ऐसे 90 97 ऐसे, तो मतलब 1 2 से तो कर ही नहीं सकते, पूरा डेट एग्जैक्ट सॉल्व करना होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स मतलब मोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझो, एच परमाणु की चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। एच परमाणु की चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो मैंने तुम्हें कहता है बोहर त्रिज्या होती है प्रथम कक्षा, और उसको A0 लिखते हैं। तो देखो r 2πr बराबर n लैम्बडा, है ना, 2πr बराबर n लैम्बडा। ठीक है, ये अपन को फॉर्मूला लगना है क्योंकि चतुर्थ कक्षा से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो बोहर की चतुर्थ कक्षा और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में संबंध तो ये है। अब अपन को क्या करना है, चतुर्थ कक्षा के लिए अपन को उसकी त्रिज्या भी तो चाहिए। तो देखो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर 0.529 इंटू n²/z²। z सेम है क्योंकि h परमाणु के लिए है, तो r डिपेंडेंट ओनली n², तो r1/r2 करके n1 का स्क्वायर बटे n2 का स्क्वायर करो यहाँ से, और यहाँ से तुम r4 की वैल्यू निकालो।
करना है तुम्हें खुद। R4 की वैल्यू निकालो, R4 की वैल्यू यहाँ पुट करो और 4 n बराबर 4 है और लैम्बडा तुम यहाँ से ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो। अब देखो ये है तुम्हारा हेजेनबर्ग। क्या है? हेजेनबर्ग। तो हेजेनबर्ग भाई साहब ने क्या कहा? तो हाइजेनबर्ग भाई साहब ने अलग ही सिद्धांत दे दिया। उसने बताया कि डी ब्रोगली भाई तू सही कह रहा है कि कण की द्वैत प्रकृति होती है। कण मतलब तरंग के रूप में भी चलता है और पार्टिकल के रूप में भी होता है। पार्टिकल के रूप में उसका अलग प्रभाव होता है, कण के रूप में उसका अलग प्रभाव होता है। पर हाइजेनबर्ग कहता है कि तुम एक जगह पकड़ो, यानी जैसे कण है वो अपनी डी ब्रोगली परिक्रमा कर रहा है नाभिक की, तुम उसे एक जगह पे पकड़ो तो तुम उस जगह पे उसका या तो तुम उसका संवेग देख सकते हो, मतलब उसकी कण प्रकृति को बता सकते हो, या तुम उसकी तरंग प्रकृति को बता सकते हो। दोनों प्रकृतियों को तुम एक साथ नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने यही कहा कि यानी इलेक्ट्रॉन की तुम मतलब या तो तुम उसकी तरंग प्रकृति को बता सकते हो या उसकी कण प्रकृति। अब कण प्रकृति में क्या होता है? उसका संवेग, कि इलेक्ट्रॉन इतने, उसका द्रव्यमान इतना है और इतने वेग से गति कर रहा है, ये तो होता है कण प्रकृति संवेग। और तरंग प्रकृति में ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही तो होती है यार। डेल्टा ई बराबर एच सी अपन लैम्बडा। प्रकाश का चाल प्रकाश की वेग ऊपर है, सी और एच ऊपर है और नीचे लैम्बडा। तो ई एनर्जी किसके रूप में है? तरंग दैर्घ्य के रूप में। तो ऊर्जा में तो उसकी तरंग दैर्घ्य बताते हैं अपन, और संवेग में उसकी क्या बताते हैं? स्थिति, है ना। तो मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसने कहा है कि डेल्टा पी संवेग और डेल्टा एक्स स्थिति हमेशा एच अपन 4 पाई से ज़्यादा होगा, इनका अंतर मल्टीप्लाई। ये उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इसका सही निर्धारण करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने ये फॉर्मूला दिया है। कैसे दिया, कैसे नहीं दिया, अपन को कोई काम का नहीं है। डेल्टा पी बराबर डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई से ज़्यादा होता है ये। अब डेल्टा पी की जगह अपन ले सकते हैं डेल्टा वी, क्योंकि एम डेल्टा वी हो सकता है, और डेल्टा एक्स स्थिति में परिवर्तन है, ये संवेग में परिवर्तन है, तो ये ज़्यादा होगा एच अपॉन 4 पाई से। इसकी जगह अपन एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी इंटू डेल्टा टी, यानी एनर्जी और स्थिति ये भी एक साथ नहीं हो सकती। ये 3 चीज़ें बताई उसने, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। अपन को तो है ना बहुत छोटी बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं किया, असंभव है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने एक पूरी किताब लिखी थी इस बात पे समझने के लिए। तो इन 3 चीज़ों से अपन इसको नहीं समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता है आवश्यकता। क्योंकि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अपनी समझ से बाहर है भाई, छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है, बड़ा टॉपिक है भाई, धमाकेदार। तो यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन तथा समरूप प्रजाति यानी कि निश्चित पथ की अवधारणा को समाप्त करता है। ये बताता है कि निश्चित पथ नहीं होता इसका, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, ये बताता है। यह सिद्धांत का महत्व या सार्थक केवल छोटे कणों के लिए है, ये भी याद रखना है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह ही नहीं सकता। अब बताओ, इसने नाभिक की तो कहीं बात ही नहीं की। अब ये सिद्धांत कैसे स्पष्ट कर रहा है नाभिक में नहीं रह सकता? तो इसने ये बहुत डीपली बातें बताई थी, जो मतलब बहुत मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है जो अपन नहीं समझ सकते, कैसे भी मैं समझाने की भी कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता पहली बात तो, और मैं कोशिश भी करूँगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सी नई बातों पर आधारित है। ये छोटे फॉर्मूले नहीं हैं कि भाई कि कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये है वो है, ये वो नहीं है, ये बहुत आगे की बातें हैं। अपन डी ब्रोगली को भी नहीं समझ सकते कि कैसे तरंग और कण प्रकृति हो रही है, नहीं समझ सकते। अपन बोहर को समझ सकते हैं, क्योंकि बोहर का परमाणु मॉडल बहुत पुराना है, समझ आता है। लेकिन डी ब्रोगली का नहीं आ सकता। ये अपन को बस रटने की बातें हैं। हाइजेनबर्ग का तो बिल्कुल नहीं आएगा अपने समझ में। ठीक है, यही है। देखो अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता शून्य है, तो संवेग में अनिश्चितता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है। क्या बोल रहा है? स्थिति में, यानी डेल्टा एक्स की स्थिति क्या है? शून्य। तो डेल्टा एक्स की स्थिति में शून्य है, तो डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई, और 4 पाई डेल्टा एक्स क्या है? शून्य। तो शून्य का भाग किसी भी चीज़ में देखा जाता है तो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं, हो जाए तो। देखो एक क्वेश्चन और करना देता हूँ। एक विमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की
स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? स्थिति में डेल्टा एक्स दिया है इसने ये, और बोहर त्रिज्या इसने कंसिडर की है ये। बोहर त्रिज्या प्रथम कक्षा होती है और प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है r बराबर 0.529 अगस्ट्रॉम, क्योंकि n बराबर उसमें 1 होता है और z बराबर 1 होता है परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और r की वैल्यू कितनी होती है 0.529 n स्क्वायर बाई z, तो ये सब तो 1 हो जाएगा और ये बचेगा बस। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इसने ये दे दिया। अब ये कह रहा है कि तो वेग में अनिश्चितता, तो अपन जानते हैं कि डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई होता है। तो डेल्टा एक्स इसने दिया है, एम इसने द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान दिया है कि नहीं दिया है भाई? द्रव्यमान, हाँ, इलेक्ट्रॉन का है दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम्हें याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। डेल्टा वी निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू अपन को पता है 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, और डेल्टा वी में इलेक्ट्रॉन में 2 ये दिए है। इसको यहाँ से निकाल लो, ये निकाला है ना, ऐसे निकाल लो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये सब तुम फटाफट कर लोगे ना, तो अब तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका, क्वांटम मैकेनिज्म, यानी क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, देखो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। टाइम कितना हो गया मेरे को ये देख लेने दो एक बार, और है अभी अपने पास 10-15 मिनट, तो कर सकते हैं अपन। मेरा सिर दर्द करने लग गया यार। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n है ना, द्विदंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या ml, और चक्रण क्वांटम संख्या ms। अपन पढ़ेंगे उल्टा। तो सबसे पहले देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ms, तुम जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हो, जैसे डी कक्षा गया, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक होते हैं, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, फिर उल्टा बनना शुरू कर देते हो, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में, तो तुम उल्टा सीधे क्यों बढ़ते हो भाई? कारण क्या है भाई इस बात का? इस बात का कारण क्या है? पहले तो तुमने सीधे इलेक्ट्रॉन भरे, फिर उल्टे क्यों भर दिए इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब है कि जो छठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका चक्रण उल्टा है, उसकी चक्रण उल्टा है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे? ये मतलब एक, देखो डी कोश, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एन बताता है कोश को, KLMNOP कोश, 1 2 3 4 5 6 कोश, कोश होते हैं n, और L बताता है उपकोश को, द्विदंशी क्वांटम संख्या कहते हैं उपकोश। उपकोश, एक कोश में उपकोश कितने हो सकते हैं कि देखो, S उपकोश है, P उपकोश है, D उपकोश है और F उपकोश है। SPDFGHIJKL उपकोश हैं। क्या है? उपकोश, छोटे कोश। तो देखो पहले कोश में, समझो मेरी बात, पहला कोश क्या है? पहला कोश क्या है? अपन n की बात कर लेते हैं, अपन शुरू, छोड़ो चक्रण क्वांटम संख्या छोड़ो, n की बात कर लेते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या कोश बताती है। क्या बताती है? कोश। कोश क्या होते हैं? k होता है, l होता है, n होता है, p हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये उपकोश बताती है। ठीक है, क्या बताती है? उपकोश, वो कोश बताती है। इसकी कितने कोश हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, कितने भी कोश हो सकते हैं। परमाणु के नाभिक के ऊपर है कि वो नाभिक कितना पावरफुल है, कितने कोश बना सकता है। ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं कि एक कोश से दूसरे कोश में जा रहे हैं, तो एक कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ऐसे कोश में ऊपर जाते हैं ना, KLMNOP, ऐसे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने पर ऊर्जा का अंतर बढ़ता है, तो नीचे की इस अंतिम, ये अंदर वाले कोश की एनर्जी होती है सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो इधर जाने पर एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ऊर्जा का स्तर हर कोश के साथ बढ़ता है। ठीक है, और इसका कोणीय संवेग तो बोर ने दे दिया, MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यही मानना है अपन को, और कुछ नहीं है भाई अपने पास, है ना। अब देखो, ये जो MBR है, कोणीय संवेग दिया है, ये किसका है? कक्षा का है, कक्षीय, है ना, कक्षीय, यानी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट है। ये किसका है? ऑर्बिट का, कक्षा का है। इस कोश को अपन कक्षा कह सकते हैं। और एक होता है कक्षीय, कक्षीय और कक्षीय, दोनों में अंतर है। ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है कक्षा,
है ना, कक्षा। और ऑर्बिटल, ये दोनों शब्द बहुत पास पास के हैं। ऑर्बिटल होता है कक्षक, और कक्षक को अपन कहते हैं उपकोष, यानी कि ये कोश है, ये उपकोष है। ऑर्बिटल, देखो, ये है कक्षीय कोणीय संवेग, यानी ऑर्बिट एंगुलर मूवमेंट। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट हो तो मतलब वो होता है कक्षकीय, यानी उपकोष का एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, तो कक्षकीय एंगुलर मूवमेंट नहीं है, ये कक्षीय है, कक्षा का, कोश का है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो, एक एन कोश लिया, उसमें एन कोश में उपकोषों की संख्या कितनी होती है, एन। कितने उपकोष होते हैं, एन। एन कोश में उपकोष कितने होते हैं, एन। एन कोश में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, कक्षक, कक्षक होते हैं एन स्क्वायर। एन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर। ये बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे तुम कहोगे एम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर। 3 3 9 9 दूनी के 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और अगले में 36, वो 32, सॉरी 32। अरे तभी तो 2 का अंतर होता है, फिर 8 का अंतर होता है, फिर 8 का अंतर होता है, फिर 18 का अंतर होता है, फिर 32 का अंतर होता है। होता नहीं है कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तीसरे कोष में 8 का होता है, सारे 18 का, है ना, 32 का आ जाता है ना अंतर। फिर मेरा तो दिमाग ही यही काम कर रहा है। ठीक है, कोश समझ गए। अब द्विघात क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या के उपकोष में कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। यार कल पढ़ेंगे, सच में मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का।